आपने अपना इंटरव्यू हिंदी में दिया था या इंग्लिश में? यस, मैं हिंदी में दिया था। मैंने मतलब पहले मैंने इंग्लिश में स्टार्ट किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, तो मैंने हिंदी में दिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप दे सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है कि आप हिंदी में देंगे या इंग्लिश में देंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई भी ऐसा नहीं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हमारे साथ सुधांशु हैं। इन्होंने रिसेंटली आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम क्लियर किया है। कंग्रेचुलेशन सुधांशु फ्रॉम द एंटायर आई एग्जाम बी टीम। हाउ आर यू फीलिंग? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इट्स अमेजिंग फीलिंग टू हैव। आई हैव बीन ड्रीमिंग फॉर द आईबीआई एग्जाम फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years and finally achieving the grade B exam. It's a great feeling to have. ओके। सो सुधांशु, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। आपकी प्रोफाइल, आप कहाँ से हैं, आपने क्या पढ़ाई की है, और उसके बाद आप जॉब करते हैं या नहीं? आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताइए। श्योर मैम। मैं वैसे मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने इनिशियल स्कूलिंग कॉन्वेंट स्कूल से की। देन आई वेंट टू केंद्रीय विद्यालय। उसके बाद मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई से अपना 12th कंप्लीट किया। देन आई वेंट टू भोपाल टू डू माय ग्रेजुएशन। और 2020 दैट वाज द कोविड ईयर। तब मेरा देन आई डिड द completed my graduation in computer science engineering। उसके बाद फिर मैंने बैंकिंग एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की 2020 से। एंड दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट इन द आरबीआई। So in the first two attempt I could not clear the phase one itself, but luckily this time I cleared the exam. यू क्लियर द कंप्लीट एग्जाम। तो क्या आप और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे या सिर्फ आपका फोकस आरबीआई पर था? प्राइमरी फोकस मैम आरबीआई, नाबार्ड एंड सेबी था, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। बाकी मैंने आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ भी दिया है, उसके अलावा मैंने कोई एग्जाम्स नहीं दिए। और रेगुलेटरी बॉडी आईआरडीआई एंड पीएफआरडीआई ये सब एग्जाम मैंने अपीयर किए ओके। तो हैं। सुधान, हाँ जी। दिस ईयर इटसेल्फ नाबार्ड का इंटरव्यू भी मैंने दिया था जनवरी मंथ में। ओके। तो यस, दिस वाज बट प्राइमरी फोकस वाज आरबीआई इटसेल्फ, क्योंकि स्टार्टिंग से क्लियर था कि जाना है तो आरबीआई में जाना है। ठीक है। तो सुधांशु, आपने अपने प्रिपरेशन के लिए क्या क्या सोर्सेज रेफर किए? पहले फेज वन की बात करते हैं, फिर फेज टू पे आएंगे, फिर इंटरव्यू पे आएंगे। ओके मैम। फेज वन में जैसे 4 सेक्शन होते हैं, क्यूआरई प्लस जीए। तो क्योंकि मैं बैंकिंग एग्जाम की तैयारी पहले से कर रहा था और मैंने बाकी बैंकिंग एग्जाम दिए थे, तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में उतना प्रॉब्लम नहीं था मुझे। मेन पोर्शन है जीए, जो कि 80 मार्क्स का आता है फेज वन में, जिससे कट ऑफ डिसाइड भी होती है। तो जीए के लिए मैंने पहले 2 साल में जो मिस्टेक की पहले मैं वो बताना चाहूंगा, और इस बार जो मैंने सही किया वो मैं हाँ। बताना चाहूंगा। जनरली सभी मेंटर कहते हैं कि सिर्फ एक सोर्स फॉलो करना चाहिए, और जो हाँ। पहले दो अटेम्प्ट मैंने नहीं किया कि मल्टीपल सोर्सेस के पीछे भागना, कि आधे पीडीएफ एक सोर्स आधे पीडीएफ दूसरे से, वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरे पहले दो अटेम्प्ट में। दिस टाइम आई फॉलोड द क्लाउड अफेयर्स पीडीएफ लास्ट 3 to 4 मंथ्स की। और उसको मल्टीपल रिवाइज किया, मल्टीपल टाइम्स, 10 to 12 टाइम्स मैंने रिवाइज किया था पीडीएफ, मंथली पीडीएफ। देन जो टारगेट आरबीआई एक टेलीग्राम ग्रुप है, सुशील सर उसे चलाते हैं शायद। तो उसमें जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते हैं और जो जो भी अपडेट्स आते हैं उनको फॉलो किया। न्यूज़पेपर मैंने किया है एक बिजनेस न्यूज़पेपर एंड एक जनरल न्यूज़पेपर, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, प्लस बिजनेस स्टैंडर्ड या लाइव मिंट, इनमें से कोई भी दो मैं पिक करता था पढ़ने के लिए। दिस ठीक है। वाज द स्ट्रेटेजी फॉर द फेज वन। ओके। तो आप कह रहे हैं आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पहले से अच्छा था क्योंकि आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते थे। यस मैम। तो जब आपने बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी शुरू की, तब आपने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कहाँ से पढ़ा? इंग्लिश के तो मैम मैंने कहीं से कुछ ऐसे तैयारी अलग से नहीं की है, क्योंकि स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का कुछ ना वो एक बेनिफिट था। क्वांट एंड रीजनिंग जो कि यूट्यूब से मैंने पढ़ा है, यूट्यूब में बहुत से लेक्चर अवेलेबल हैं, I'm sorry। और मॉक टेस्ट देते हुए पीवाईक्यूज देखने से बहुत फायदा मिलता है। पीवाईक्यूज मैं कहूँगा जो भी एस्पिरेंट है वो सॉल्व करें, चाहे वो आईबीपीएस एग्जाम के हो, चाहे एसबीआई के हो, या कोई भी एग्जाम के पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने से
एक काफी हेल्प मिलती है। बट हाँ, आरबीआई का जो क्वांट का लेवल है और रीजनिंग का लेवल है वो काफी हाई है, काफी। लास्ट 2-3 ईयर से हमने देखा है, बहुत बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी अगर हो कि हमें पहले कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन से लीव करने हैं, तो वो पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको एक आइडिया लग जाता है। तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है और वो इस बार मेरे लिए काम की है। दैट्स ग्रेट। सो अब फेज 2 पे आते हैं। फेज 2 के लिए आपने कहाँ से प्रिपरेशन की? फेज 2 मैम, पहले तो जो आप करंट अफेयर्स जो पढ़ते हैं फेज 1 के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज 2 में भी ईएसआई में बहुत से करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, करंट अफेयर्स हैं। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ने से एक डिस्क्रिप्टिव आंसर जो है उसको फ्रेम करने में काफी हेल्प मिलती है। तो मैंने न्यूज़पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते थे मैं उसके नोट्स बना लेता था, जस्ट टू राइट इन द डिस्क्रिप्टिव आंसर। देन पीआईबी पीआईबी मैंने फॉलो किया है 2-3 महीने का, एग्जाम से कम 2-3 महीने पहले के पीआईबी आर्टिकल्स मैंने पूरे पढ़े हैं। उसके बाद आरबीआई की जो वेबसाइट है, आरबीआई नोटिफिकेशन है, उससे इस बार भी हमने देखा बहुत से क्वेश्चन आए थे फेज 2 में, जो कि पास मार्क के जो सेट होते हैं उनमें आरबीआई नोटिफिकेशन लास्ट 8 मंथ्स के, मैं कहूंगा कि आप 1 साल के आप कम से कम आरबीआई नोटिफिकेशन पढ़ें। मैंने 6-7 महीने के किए थे आरबीआई नोटिफिकेशन। जहां तक बात है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की, तो चैट जीपीटी और बार्ड और गूगल से बहुत हेल्प मिली मुझे तो मैनेजमेंट, क्योंकि स्टैटिक टॉपिक है, उसमें कुछ करंट डेवलपमेंट होते नहीं है। तो स्टैटिक टॉपिक पढ़ने के लिए आई थिंक गूगल का इस्तेमाल करें, जितना यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं उतना करना चाहिए। तो मैंने उसी से पढ़ा है पूरा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ओके। और उसके बाद इंटरव्यू में, हाउ वाज योर इंटरव्यू एंड हाउ वाज योर मॉक इंटरव्यू? इंटरव्यू के लिए मैंने, जैसे लास्ट ईयर मैंने आई एग्जाम बी का 45 डेज प्लान ज्वाइन किया था। तो इस बार उन्होंने आई एग्जाम बी की टीम की तरफ से इंटरव्यू प्रिपरेशन मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई थी। आई मेल देम टू द आई एग्जाम बी, तो उन्होंने एनरोल किया था मुझे। मैंने पूरे उसके जो भी लेक्चर थे मॉक इंटरव्यूज के, वो मैंने देखे, सुशील सर के, सीपी जोशी सर के, और भी जो पैनल मेंबर्स आते थे उस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में। तो उससे एक अच्छा स्ट्रक्चर मिला कि आपको कैसे इंटरव्यू में अपीयर होना है, किस ढंग से आपको आंसर देने हैं, क्या आपको स्किप करना है, क्या आपको गैप करना है। तो वो एक काफी हेल्पफुल वो था, सोर्स था। बाकी मैंने मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि इसी साल जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नबार्ड के एग्जाम में भी, नबार्ड के इंटरव्यू में अपियर हुआ था। तो आई हैड एन आइडिया कि ओके कैसे आपको अप्रोच करना है इंटरव्यू में, इसलिए मैंने इस बार मॉक इंटरव्यू नहीं लिया था। बाकी जितने लेक्चर्स से मैं वो सारे देखे, सारे नोट्स बनाए उसके, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है उससे कि चलो ठीक है, इस डायरेक्शन में आपको इंटरव्यू को लेके जाना है। ठीक है। और एक्चुअल इंटरव्यू कैसा गया था आपका? एक्चुअल इंटरव्यू, आई वॉज लकी इनफ कि मेरा सबसे पहला नंबर था इंटरव्यू में। ठीक है। ऑन 21st October इन द बैच ऑफ 22 आई वॉज द फर्स्ट वन टू गो फॉर द टू अपीयर बिफोर द पैनल। तो उस वक्त उसका यही बेनिफिट था कि आपको बहुत सोचने का मौका नहीं मिलता जब आपका पहला नंबर होता है तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही डेवलप होता है। रियल इंटरव्यू की बात करें तो बायोडेटा से पूछा गया क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया मैं शहडोल से बिलोंग करता हूँ, तो शहडोल के पास अमरकंटक हिल्स हैं। तो जो पैनल मेंबर्स हैं उनको, उन्हें ये आइडिया था कि अमरकंटक शहडोल के पास है। उन्होंने वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट किया कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ अमरकंटक, और उसके जो भी वहाँ के फीचर्स हैं वो सब पूछे उन्होंने। देन बहुत से टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे उन्होंने, रेपो रेट को लेके, और बाकी आरबीआई को लेके टेक्निकल क्वेश्चन। जो कुछ मेरे को बने, जो मुझे नहीं बने वो मैंने स्किप किया, मैंने नहीं कुछ। मैं यही कहूंगा कि आप कुछ भी ब्रैग ना करें वहां पे, आपको नहीं आता है तो आप उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। और प्रोफाइल में जैसे आई हैपन टू बी थिएटर आर्टिस्ट एज वेल, मैंने 1-1.5 साल थिएटर किया है, तो उससे काफी क्वेश्चन पूछे गए। करीबन 4 से 5 मिनट मुझे उसी से क्वेश्चन पूछे गए, पूरे थिएटर से क्या क्या एक्टिंग होती है, क्या होती है, वो सब क्वेश्चन पूछे गए। तो क्योंकि मैंने किया था तो मुझे कॉन्फिडेंस था उस चीजों को लेकर, मेरे हिसाब से उसने बहुत हेल्प की कि आपने जो किया है आप वही लिखें अपने बायोडाटा में, क्योंकि वहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो दिस वॉज ओवरऑल एक्सपीरियंस। करीबन 15 to 20 मिनट्स मेरा इंटरव्यू था।
रियल इंटरव्यू। आपने अपना इंटरव्यू हिंदी में दिया था या इंग्लिश में? यस, मैं हिंदी में दिया था मैंने। मतलब पहले मैंने इंग्लिश में स्टार्ट किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, तो मैंने हिंदी में दिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप दे सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है कि आप हिंदी में देंगे या इंग्लिश में देंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई भी ऐसा नहीं। ओके, क्योंकि ऐसा होता है ना, स्टूडेंट्स को नोशन होता है कि इंग्लिश में इंटरव्यू दें तो इम्प्रेशन अच्छा होगा, तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं नहीं मैम, वो तो उन्होंने जो पैनल मेंबर थे उन्होंने खुद ही इनिशिएट किया कि आप हिंदी में दे सकते हैं, वी आर कम्प्लीटली कंफर्टेबल विद एनी लैंग्वेज यू नो। तो ये उसमें कोई ऐसा वो एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप इंग्लिश में देंगे तो आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। सुधांशु, आपने अभी मेंशन किया कि आपने एग्जाम का 45 डेज प्लान ज्वाइन किया था। यस मैम। तो तब आपने जो एग्जाम के सोर्सेज यूज किए थे, हाउ वर दे हेल्पफुल? आपने किन किन सोर्सेज को यूज किया था? मैम पहले तो जो सुशील सर के लेक्चर होते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट को लेके, तो वो मुझे बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं फेज वन में। तो वो एक काफी एक पढ़ने का तरीका होता है इकोनॉमिक सर्वे को, वो हर किसी को नहीं आ पाता है। मतलब खुद से आप पढ़ेंगे 300 पेज का डॉक्यूमेंट तो वो वाइबल नहीं है। तो उसके लिए मैंने इसके सारे के सोर्सेस फॉलो किए और लेक्चर फॉलो किए कि आपको कैसे अप्रोच करना है इकोनॉमिक सर्वे और बजट डॉक्यूमेंट को, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ने हैं। और जैसे कि जो भी लेक्चर करंट अफेयर को लेके या जीए को लेके सुशील सर बनाते थे, उनको मैंने फॉलो किया कि वो अपने लेक्चर में पॉइंट आउट करते हैं कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या प्रोबेबिलिटी है जिस क्वेश्चन के पूछे जाने की। तो उसको अगर आप ध्यान से पढ़ें, रिवाइज करें, तो आई थिंक काफी हेल्पफुल है और एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन वैसे आते भी हैं। राइट। सुधांशु, आपने बताया आपने क्या क्या किया। आप एस्पिरेंट्स को ये बताएंगे कि प्रिपरेशन में क्या करना नहीं चाहिए? अ, बिल्कुल मैम, मैं तो जैसे मैंने बताया 2-3 साल से मैंने प्रिपेयर किया, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें। तो ये मेरा सबसे, जो भी एस्पिरेंट उन्हें एक सजेशन होगा कि, क्योंकि मैंने लास्ट 2-3 साल से कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैं नहीं हूं, ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक ना व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं है। तो उससे एक आपको फोकस डेवलप होता है अपने तैयारी के प्रति। और कई बार आप फेल भी हो जाते हैं, बहुत से एग्जाम में मैं फेल भी हुआ, और आरबीआई के एग्जाम में ही मैंने 2 बार फेल हुआ है। लेकिन ठीक है, आपको दोबारा तैयारी स्टार्ट करनी है, ना कि कहीं और डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे तो आपका फोकस डेवलप होगा, रिटेंशन पावर डेवलप होगी। तो आपको ये सभी एक्सपीरियंस को ये करना चाहिए आई थिंक। तो फिर यूट्यूब पे कैसे पढ़ेंगे? यस मैम। मैंने कहा फिर नहीं यूट्यूब यूट्यूब, मतलब पे यूट्यूब यूट्यूब उसका अगर कंट्रोल वे में यूज करते हैं तो फायदा है। अब मैंने सोशल मीडिया इन सेंस कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जिसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है आपके प्रिपरेशन में। तो कैसे? इन चीजों से अगर आप दूर रहेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओके, ठीक है सुधांशु। और कुछ सुधांशु जो आपको लगता है आपको बताना चाहिए, जो दूसरों को हेल्प कर सके एग्जाम क्लियर करने में? यस मैम। जो भी एस्पिरेंट वीडियो देख रहे हैं या जो अपीयर होने वाले हैं, तो कंपटीशन बहुत टफ है, बिल्कुल टफ है। 1-1.5 लाख लोग शायद अपीयर होते हैं आरबीआई एग्जाम में, और जस्ट 200-250 वैकेंसीज होती हैं। तो उस नंबर को देख के बहुत वो नहीं होना है, फेयरफुल नहीं होना है, घबराना नहीं है उस नंबर को देख के कि सिलेक्शन रेशियो 0.1 या 0.2% है, हार्डली। आप एक ही सोर्स को फॉलो करें, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, ना कि मल्टीपल सोर्सेस के पीछे भागने से। एक ही सोर्स को फॉलो करें और कई बार रिवाइज करें, क्योंकि फेज वन का ऐसा एग्जाम है कि आपको 25 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जीए के। तो अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा कि मैंने ये क्वेश्चन कहीं देखा है, कहीं टर्म ये कहीं मैंने पढ़ा है। तो उससे बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। मैं यही सजेशन है सबसे कि आप रिवाइज करें, रिवीजन में आपका फोकस रखें, ना कि मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागने में। ओके, मतलब कंटेंट गैदरिंग नहीं करनी है, मार्केट में बहुत कुछ मिल जाएगा। कोशिश कीजिए, हाँ। समझिए सिलेबस में क्या है और उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। यस मैम, कोई भी एक सोर्स आप पकड़ें, चाहे वो कोई भी हो। मैं वो नहीं कह सकता कि आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। डिस्क्रिप्टिव जैसे फेज टू का पेपर है डिस्क्रिप्टिव, उसमें आप एक स्ट्रक्चर अपना तैयार करें, आपको कैसा आंसर लिखना है, कि पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर डेफिनेशन, कॉन्टेस्ट, देन कंक्लूजन।
तो अगर आप एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो आपको पेपर कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगा फेज टू का, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जिनका पेपर कंप्लीट नहीं होता फेज टू में। तो पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आपको पेपर कंप्लीट करना है। तो उसके लिए अगर आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। मैम, आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट फॉर द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर, इंग्लिश का जो कि फेज टू में आता है। तो यस। हाँ इंग्लिश, जी। हाँ हाँ, इंग्लिश के लिए आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। आपको हो सके तो आप याद कर लें कुछ टॉपिक, जैसे हर एग्जाम के पहले जब भी फेज टू के पहले सुशील सर 10 टॉपिक देते हैं, 10 to 15 टॉपिक्स देते हैं जिसे ऐसे पूछा जा सकता है। तो उनमें से कोई भी आप 5-6 टॉपिक उठाएं और उसमें ऐसे आप तैयार कर लें। एटलीस्ट इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन आप याद कर लेंगे, और दे आर वेरी हाई चांसेस कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको ज्यादा सोचने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप सीधे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख सकते हैं। एटलीस्ट 200-250 वर्ड का आपका कंटेंट रेडी रहेगा। तो ये मैं कहना चाहूंगा, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आप देना चाहते हैं तो जो भी टॉपिक्स सुशील सर आपको चैनल में भेजते हैं, टेलीग्राम चैनल में, उनमें से कम 5-6 टॉपिक आप उठा लें और उसके याद कर लें उस टॉपिक को। वो काफी हेल्पफुल होगा इंग्लिश पेपर में। Okay. Okay, Sudhanshu, that's great. Thank you so much, Sudhanshu, for taking out the time to share your journey with all the aspirants. Your थैंक यू मैम, journey एंड थैंक यू was टू आई एग्जाम बी एज वेल। your journey was insightful, and I hope many students take learnings from it, समझ सकें कि आपने क्या किया है और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकें. थैंक Again, यू मैम। once again, congratulations, Sudhanshu, for clearing the exam, and wish you all the best for your journey ahead. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। Thank you.